दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के डीए में 4% की वृद्धि कर दी गई है, जबकि शहरों में ई बसें चलाने, कर्मचारियों और पत्रकारों के लिए समिति बैठाने का ऐलान। साथ ही आचार संहिता से पहले मुख्यमंत्री ने कुल 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके लिए सरकार ने 816 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन कहा कि मोदी की गारंटी में डीए बढ़ाना भी घोषणा पूर्वक था। आज यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। माना जा रहा है कि 16 मार्च को आचार संहिता लगने की घोषणा से पहले ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम साय सरकार ने फैसला किया। साथ ही सीएम साय ने ई बसों के संचालन, कर्मचारियों व पत्रकारों के लिए समिति गठित करने और ग्राम सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन देने की भी घोषणा की। सीएम साय ने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा। इसके बाद 42 से बढ़कर ये 46% हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय की वजह से 3,90,000 कर्मचारियों और 1,20,000 पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा होगा। इसमें 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान भी शामिल है। वहीं सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ई बस योजना के अंतर्गत 4 शहरों में 240 सिटी बसें चलाई जाएंगी। कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए देगी। रायपुर की सड़कों पर होली से पहले ही गुलाल उड़ा करके ये घोषणा किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने का ऐलान कर दिया, जिसे लेकर रायपुर में शुक्रवार को होली से पहले ही होली खेल दी गई। कांग्रेस की महिला नेता एक दूसरे को गुलाल लगा रही थी और ढोल की थाप पर नाचती झूमती नजर आ रही थी। कांग्रेस के रायपुर में लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कांग्रेस दफ्तर में नारी न्याय योजना पर पोस्टर लॉन्च किया। इसके बाद जुलूस की शक्ल में महिलाएं और विकास उपाध्याय सड़क पर उतरे, जहां विकास उपाध्याय ने कहा कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष परिवार को एक महिला को देने का घोषणा कांग्रेस सरकार ने किया है। वहीं उपाध्याय ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने 1 लाख की गारंटी की बात की है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज़्यादा यदि सबसे पीड़ित कोई है तो हमारे घर की महिलाएं बहनें हैं। घर का चूल्हा चौका चलाने का काम उनका है। आज न्यूनतम आय एक परिवार की 7 से 8 हज़ार है और खर्चा 20 हज़ार का है। छत्तीसगढ़ में रामनवमी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है और बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे। चेट्टी चंड महोत्सव को लेकर भी सामान्य अवकाश जारी हुआ है। राज्य सरकार ने लिखित आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसका आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। इसके पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश होता था, अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा। सार्वजनिक अवकाश से दफ्तरों के साथ साथ बैंक भी बंद रहेंगे। बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहायक को पत्र लिख करके रामनवमी जैसे त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश देने की मांग की थी। इसके अलावा चेट्टी चंड महोत्सव पर पहले स्वेच्छा अवकाश मिलता था, जिसे बीते दिनों सामान्य अवकाश घोषित किया जा चुका है। और ये जो लिखित आदेश है इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजनांदगांव में भीषण गर्मी का रुख पड़ने लगा है, जहां शिवनाथ नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट आ चुकी है। मोगरा बैराज से तकरीबन 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जाना है। राजनांदगांव जिले में भीषण गर्मी पड़ने लगी है। बीते दिन जिले का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा और इसके चलते जीवनदायिनी कहे जाने वाली शिवनाथ नदी का पानी भी सूखने लगा है। नदी की धार टूटने लगी है। ऐसे में मोहारा एनीकट में मटिया मोटी जलाशय से 300 मिलियन क्यूबिक फीट पानी गर्मी के शुरुआती दिनों में निगम प्रशासन ने दिलवाया है। नगर निगम राजनांदगांव ने मोहारा जल संयंत्र और उसरी बोर्ड को जल संयंत्र को मिलाकर रोजाना 5 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है और अब निगम प्रशासन ने मोगरा बैराज से पानी मंगवाया है। मोगरा बैराज से 16 मार्च को 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ा जाएगा, जो 4 दिनों बाद शिवनाथ नदी से होते हुए मोहरा जल संयंत्र में पहुंचेगा। नदी का जलस्तर कमजोर होने के कारण किनारे के गांवों में बोर और कुएं भी सूखने लगे हैं और इसके चलते धान की खेती करने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि धान को पकाने के लिए पानी की आवश्यकता तेजी से होती है। दिन रात बोर चलाना पड़ता है। कई किसान ऐसे भी हैं जो सीधे नदी में ही मोटर लगाकर खेतों की सिंचाई करते हैं और ऐसे किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित है। राजनांदगांव शहर के आसपास कई गांवों में शिवनाथ के मोहारा घाट से ही पेयजल की सप्लाई शुरू होती है।
और अब खबर लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर के, जिसका ऐलान कल होने जा रहा है, आज होने जा रहा है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि नया इतिहास प्रधानमंत्री मोदी बनाने वाले हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग के द्वारा होने वाला है, जहां चुनाव आयोग की कवायद के साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्रियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद देने देश की जनता मन बनाकर बैठी है। प्रधानमंत्री मोदी एक नया इतिहास बनाएंगे। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जब भी हो, हमारी तैयारी पूरी है। मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक बहुमत के साथ तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जरूरी है, ये जनता समझती है। वहीं प्रदेश में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के निर्माण पर कहा कि छत्तीसगढ़ की पहले की सरकार है जिसने यह विभाग बनाया है। लगातार बिजली गुल से परेशान होकर ग्रामीण लामबंद हो गए और जमकर इन्होंने हंगामा कर दिया। तय कटौती समय को लेकर के यहाँ पर बातें कही गई। दरअसल गरियाबंद से खबर है, जहाँ जिले के छुरा में लगातार हो रहे बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और उन्होंने कहा कि बिजली कर्मियों की ओर से रात के अंधेरे में चुपके से फेस का जम्पर काटने से सिंचाई पंप बंद होने के कारण फसल बर्बाद हो रहे हैं। साथ ही परीक्षा दे रहे छात्र भी पढ़ाई नहीं कर पाने से परेशान हैं। ग्रामीणों के हंगामे के बाद बिजली कटौती का जो समय है वो यहाँ पर तय कर दिया गया। कान सिंघी फीडर में आने वाले विजयपुर ग्राम को रात तकरीबन 11 बजे बिजली विभाग के वाहन 3 कर्मी काटने पहुंचे थे और फेस डाउन करते ही जब बिजली गुल हुई तो रात को खलिहान इलाके में घूम रहे युवकों की नज़र जो है कर्मियों पर पड़ी, जिसे कर्मी बिजली काट कर जाते उससे पहले 10 से 15 ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। आसपास के गाँव के लोग के पहुँचना शुरू हो गए तो सरकारी वाहन छोड़कर कर्मी भाग खड़े हुए। अंबिकापुर एयरपोर्ट का डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है और अब सरगुजा से भी हवाई सेवाएं शुरू हो सकती हैं। अब तकरीबन 72 सीटर विमान उड़ान भर सकता है। मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा के लिए डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके बाद अंबिकापुर से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। लाइसेंस जारी करने से पहले अंतिम चरण में बीते दिन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS की 2 सदस्यीय टीम ने नवनिर्मित मां महामाया एयरपोर्ट का निरीक्षण किया था। BCAS के क्लियरेंस के बाद शुक्रवार को डीजीसीए ने दरिमा एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी कर दिया। अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान अब उड़ान भर सकते हैं। दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट में तकरीबन 47 करोड़ की लागत से 364 करोड़ में नए सिरे से 1920 मीटर लंबे एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। इस पे 1800 मीटर मुख्य रनवे भी शामिल है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ रनवे की लंबाई और इसकी क्षमता को बढ़ाने के साथ ही टर्मिनल भवन की क्षमता बढ़ाकर 72 यात्रियों के लिए कर दी गई है। साथ ही ATC टावर, एप्रोन, पेरीमीटर रोड, ऑपरेशनल बाउंड्री, अराइवल और डिपार्चर सेक्शन, साथ ही बात करें एंटी हाईजैक रूम, मौसम विभाग के कार्यालय, फायर स्टोर, ट्रेनिंग सेंटर, इलेक्ट्रिक पैनल रूम समेत अन्य के निर्माण अभी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ई-बस योजना को लेकर खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के 4 शहरों को ये सुविधा मिलने वाली है। 240 सिटी बसों की स्वीकृति मिल चुकी है, जिस पर CM साय ने कहा कि शहरी परिवहन में अब क्रांति आ सकती है। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस योजना सेवा प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। इसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40। इस प्रकार छत्तीसगढ़ को कुल 240 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को PM ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। ये पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है।
छत्तीसगढ़ में मौसम का पारा हाई हो चुका है। 3 जिलों में तापमान 37 डिग्री के पार चला गया है। डोंगरगढ़ में सबसे गर्म स्थान रहा, जहां 16 से 19 मार्च के बीच यानी आज से बारिश की संभावना बनती दिख रही है। छत्तीसगढ़ के मार्च महीने में ही पारा अब हाई वोल्टेज पहुंच चुका है। आलम यह है कि गर्मी की शुरुआत हो रही है, लेकिन एहसास मई और जून का होने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान डोंगरगढ़ में 38.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजधानी रायपुर समेत बिलासपुर का भी तापमान 37 डिग्री के पार चला गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों में यानी 16 से लेकर 19 मार्च के बीच तापमान में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद पारा जो है 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है मौसम में आने वाले बदलाव के कारण। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कुछ इलाकों में 16 से 19 मार्च के दौरान बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण समुद्र से बड़ी मात्रा में नमी आएगी और इसी वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है। विष्णुदेव साय सरकार का फैसला कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। मंत्रिपरिषद ने बीते 6 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में लागू करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद से आज सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिया है। बलरामपुर में प्रदेश की तीसरी फोर्स एकेडमी शुरू हुई, जहां पुलिस सशस्त्र बल भर्ती के लिए ट्रेनिंग मिलने वाली है। पहले चरण में 70 प्रतिभागी यहां पर इसमें सम्मिलित हुए हैं। बलरामपुर पुलिस ने फोर्स एकेडमी की शुरुआत की है और इस फोर्स एकेडमी में पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। बलरामपुर पूर्व घोर नक्सल प्रभावित रह चुका है। बलरामपुर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इसके पूर्व फोर्स एकेडमी की शुरुआत कवर्धा और अपने गृहग्राम में की थी। इसी के साथ ही कवर्धा एकेडमी से बड़ी संख्या में युवा पुलिस और अन्य बलों में भर्ती हुए थे। शुक्रवार को फोर्स एकेडमी की शुरुआत करते हुए एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग एवं पुलिस वेलफेयर के तहत जिले में इसकी शुरुआत हुई है। पुलिस एवं सशस्त्र बल सहित अन्य वर्दी की भर्तियों के लिए एकेडमी में अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए विषय विशेषज्ञों को तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में 215 राजस्व अफसरों का तबादला निरस्त हो चुका है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने नियम बदल दिया, फिर भी राज्य सरकार ने ट्रांसफर रद्द नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अफसरों के तबादलों का आदेश हाईकोर्ट ने बीते दिन निरस्त कर दिया, जहां अफसरों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ समय पहले ही निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। राज्य सरकार के तबादले के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं दायर हुई हैं। राज्य सरकार ने 23 फरवरी के बाद से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, साथ ही सहायक अधीक्षक भू अभिलेख, जनपद पंचायत सीओ सहित कुल 215 प्रशासनिक अफसरों का तबादला आदेश जारी किया था, जिसे प्रशासनिक अफसरों ने कोर्ट में चुनौती दी थी। तकरीबन 247 जोड़े परिणय सूत्र में बनते नजर आए, जहां गाजे और बाजे के साथ इनकी बारात निकाली गई। मंत्री लखनलाल ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में जो वादा किया था इसको पूरा किया। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 247 जोड़ों का यहां पर विवाह संपन्न हुआ। अभी मुश्किल से विष्णु सरकार बने 3 महीने हुआ है और 3 महीने के अंतर्गत जो कांग्रेस सरकार योजनाएं बंद कर दी थी वह फिर से प्रारंभ होना शुरू हो गई है। मोदी की गारंटी के नाम से हम लोगों ने जो घोषणा पत्र जारी किया था वह 3 महीने में ही पूरा कर दिया गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 18 लाख आवास बनाने की स्वीकृति मिल गई, किसानों को 31 रुपए धान की भुगतान की गई, वहीं इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर अभी तैयारी चल रही है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया कि जिले भर से आए थे सभी लोग, जो योजना के निर्देशानुसार प्रति जोड़ों के पीछे 20 लोगों के खाने पीने की व्यवस्था, पूजा सामग्री की व्यवस्था और टेंट पंडाल की व्यवस्था की गई थी। किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े को लेकर साय सरकार अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। कार्यवाही को लेकर के निर्देश मिल चुका है और कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई जांच करा ले, झूठ की राजनीति न करे। दरअसल बेमेतरा जिले के बार गांव में तकरीबन 854 फर्जी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर किए जाने के मामले में सरकार अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। सरकार मामले की जाँच और फिर दोषियों पर कार्यवाही करने का निर्देश दे चुकी है। वहीं आपको बता दें, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा
कहा कि केवल बेमेतरा ही नहीं बल्कि प्रदेश में किसी भी जिले से अगर शिकायत आती है तो जांच और कार्यवाही की जाएगी। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने फर्जी किसानों से पैसे की रिकवरी की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि बाढ़ के मामले में बीजेपी सरकार सीबीआई जांच करा ले लेकिन झूठ की राजनीति न करे। दरअसल बाढ़ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 1456 पात्र किसानों में से 854 ऐसे किसान हैं। ऐसे किसानों के खाते में राशि भेजी गई है जिन्हें गांव के लोग ने कभी ना देखा है और ना ही उनके नाम पर कोई जमीन है और ना ही उनके यहाँ कोई घर है। वहीं जिन फर्जी किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत तकरीबन 1200 करोड़ रुपए नहीं मिले तो अस्पताल में सेवाएं बंद हो जाएंगी। राज्य में सरकारी स्कीम से आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले निजी अस्पतालों के तकरीबन 1200 करोड़ अटक चुके हैं। विधानसभा की आचार संहिता से पहले ही प्राइवेट अस्पतालों का भुगतान रोक दिया गया था। पिछले महीने तकरीबन 250 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन किसी अस्पताल को 20 तो किसी को 50% तक ही पेमेंट हो पाया। वहीं अगर तकरीबन 10 से 12 दिनों की बात करें तो पूरा बजट ही बंद कर दिया गया। इस बीच अस्पतालों का बैलेंस एक बार फिर से 1200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लंबे समय से भुगतान अटकने से रायपुर, बिलासपुर में छोटे और मंझोले अस्पताल बंद होने लगे हैं। वहीं बीते दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर कहा कि तुरंत भुगतान की व्यवस्था अगर नहीं हुई तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। आयुष्मान और डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना के अंतर्गत फ्री इलाज का सिस्टम पिछले साल अगस्त सितंबर से ही गड़बड़ा गया है। नर्सिंग होम संचालकों से कहा गया था कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद आचार संहिता हटने के बाद भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और इस बीच क्लेम की राशि तकरीबन 1200 करोड़ पर जा पहुंची है।